नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सचिन शर्मा पर। आपका स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ में नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज जो भी घटनाएं पिछले 1-2 दिन के अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी जो भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो भी आगामी एग्ज़ाम आने वाली हैं। दोस्तों, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने एक ब्लॉकचेन के ऊपर राष्ट्रीय रणनीति जारी करी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो राज्य मंत्री हैं वो राजीव चंद्रशेखर हैं। दूसरी बात, इन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर राष्ट्रीय एक नीति जारी करी है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन बेसिकली हमारी जो साइबर सिक्योरिटी होती है, हमारी जो उनकी सुरक्षा है उससे संबंधित एक टेक्निक है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि जब ब्लॉकचेन है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक और चेन, तो ब्लॉक की चेन होगी। सीधी सी बात है कि बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, इसमें हर ब्लॉक में कुछ सूचनाएं और आंकड़े जो डेटा है जमा होते हैं। और जब एक ब्लॉक के अंदर जब सूचनाएं भर जाती हैं तो फिर सूचनाएं सारी दूसरे ब्लॉक के अंदर जमा होने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें यह है कि एक ब्लॉक के अंदर सूचनाएं फिल हो गई, यदि वो फुल हो गया तो वो उस पर सारी सूचनाएं अगले ब्लॉक में जमा होने लगेंगी या स्टोर होने लगेंगी। और जितने ज़्यादा ब्लॉक बनते हैं सुरक्षा उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब उतनी ही पुख्ता होती जाती है। और सबसे बड़ी बात इसकी कि यदि ब्लॉकचेन में एक बार डेटा रिकॉर्ड होने के बाद में उसको हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते या डेटा को बदला नहीं जा सकता है। इसमें जो ब्लॉकचेन की जो सबसे खास बात है वो है कि धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री उन्होंने ये इसके ऊपर एक पॉलिसी जो राज्य रणनीति है जारी करी है। और इन्हीं नहीं भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र भी लॉन्च करा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, रुद्र। ठीक है। और हाल ही में आज़ादी डिजिटल महोत्सव बनाते हुए कौन सी राष्ट्रीय रणनीति जारी की ब्लॉकचेन के ऊपर। दोस्तों, आपको बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉकचेन। दूसरा क्वेश्चन, नागालैंड में एक राजधानी कोहिमा के अंदर 22वां हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया गया है। ये स्टैटिक के जीके के अंदर ही पूछता है कि हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ का फेमस है, कहाँ मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर। करंट अफेयर की दृष्टि से देखें तो अभी हाल फिलहाल में नागालैंड के अंदर कौन सा हॉर्निवल फेस्टिवल बनाया गया है, तो 22वें नंबर का बनाया गया है। इसमें हमारे असम और नागालैंड के जो हमारे राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, इन्होंने 10 दिवसीय इसका उद्घाटन कराया है। हॉर्निवल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि भाई त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो हॉर्निवल फेस्टिवल को कहा जाता है। हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ का फेमस है, नागालैंड का फेमस है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है, कोहिमा। और असम नागालैंड के राज्यपाल कौन से हैं, प्रोफेसर जगदीश मुखी। 10 दिवसीय ये हमारा उत्सव होता है। इस त्यौहार को धनेश पक्षी उत्सव भी कहा जाता है। तो आपके लिए देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितनी चीज़ें तैयार हो गई, वो स्टैटिक भी हो चाहे करंट भी हो। पहली बात, हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड का फेमस है, कौन से नंबर का बनाया गया है, 22वें नंबर का बनाया गया है। असम नागालैंड के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। कितने दिवसीय उत्सव है, 10 दिवसीय उत्सव है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। इस त्यौहार को धनेश पक्षी उत्सव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो इस हॉर्निवल फेस्टिवल है जो उसका उद्देश्य है वो है कि हमारी जो नागालैंड की संस्कृति है उसको पुनर्जीवित संरक्षित करना, इसके साथ में मनोरंजन कार्यक्रम और परंपराओं को प्रदर्शित करना है, जिससे ज़्यादा लोग देखें और समझें नागालैंड के बारे में कि भाई इस हॉर्निवल फेस्टिवल के अंदर क्या होता है जो नागालैंड को एक
मतलब पूरे विश्व में या पूरे भारत में प्रेजेंट करता है, अलग से दिखाता है कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज़ फेमस है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की उद्देश्य ये है। और जो नागालैंड के बारे में देखें तो नागालैंड में एक नगाड़ा महोत्सव, हेगा महोत्सव, मीमकुट महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ऐसे ही महोत्सव होते हैं यहाँ पे, नगाड़ा महोत्सव, हेगा महोत्सव और भीमकुट महोत्सव। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ के हैं। बस तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराव एम सिंधिया, इन्होंने तीसरे हेलीकॉप्टर सम्मेलन 2021, जिसको हम इंडिया भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेज़ी लाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इन्होंने 10 बिंदु हेलीकॉप्टर नीति की घोषणा करी है। पहली बात, एग्जाम में क्या पूछेगा कि हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तीसरा, इन्होंने कौन सी हेलीकॉप्टर को और कौन सी कर सम्मेलन मनाया गया, तीसरा हेलीकॉप्टर क्या था, इसमें भारतीय हेलीकॉप्टर में जो हमारा उद्योग है उसके विकास में तेज़ी लाने के लिए और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें 10 चरण के ऊपर हेलीकॉप्टर नीति की घोषणा की गई है। इसमें क्या है, जो हमारे हेलीकॉप्टर कॉरिडोर हैं 10 शहर के और 82 मार्ग 82 मार्गों की पहचान की गई है। ठीक है, ये हो गया। इसी ही कार्यक्रम के दौरान एक हेली दिशा नामक पत्रिका का या पुस्तिका का विमोचन किया गया है, जो हेलीकॉप्टर से संबंधित नियमों और मुद्दों को इसमें दर्शाया गया है। तो देखो, इसमें आपको बताता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का कौन सा मतलब नंबर का है, तीसरे नंबर का। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, कितने बिंदु के ऊपर बातें करी गई है, 10 बिंदु के ऊपर बातें करी गई है। विकसित करने के लिए कितने 10 शहरों में 82 मार्गों की पहचान की गई है और हेली दिशा नामक एक पुस्तिका का विमोचन करा गया है, जो हमारे से संबंधित नियमों और मुद्दों को दर्शाएगी, बताया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बारे में देखते हैं। हमारे से केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया, आपको पता है। राज्य मंत्री जनरल हमारे सेवानिवृत्त हैं विजय कुमार सिंह। निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। 4th क्वेश्चन, हमारी जो RBI है, रिजर्व बैंक के डेटा के अनुसार, इसकी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात ने भारत के प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनकर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। विनिर्माण में इसका जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 2012 से 2020 में 15.9% से बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पहली बात तो ये है कि विनिर्माण के अंदर सबसे टॉप पे कौन पहुंच गया, हमारा गुजरात। किसको उसने पीछे छोड़ा, महाराष्ट्र को। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 15.9 से बढ़कर ये 5.11 लाख करोड़ हो गया। जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति में आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। इसके रिपोर्ट के अनुसार ही ये जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ये इतना प्रतिशत बढ़ गया। रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं। पहले बात तो रिजर्व बैंक की जो हमारी स्थापना है वो 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुई। सिफारिश थी हिंग-यल्टन कमीशन की सिफारिश थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो नोटों की जो छपाई होती है हमारी, उसके लिए हमारा RBI जिम्मेदार है, जबकि सिक्कों की ढलाई के लिए भारत सरकार के द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। ये जो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं ये मतलब अपन जो पढ़ते हैं इनके बारे में, ये सब फैक्ट हैं, ये सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आपको इनके बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई RBI की स्थापना कब हुई, कौन सी कमीशन की सिफारिश से हुई, है ना। RBI है जो नोटों की छपाई RBI करता है, जबकि सिक्के को ढलाई है भारत सरकार द्वारा की जाती है। कौन से ऐसे राष्ट्र प्रधानमंत्री थे
जो आरबीआई गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 5th क्वेश्चन देखते हैं। हमारे क्या है, एक कोची केरल के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम CIFT कहते हैं, इसको फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया पर INDE+ नामक एक परियोजना से सम्मानित किया गया है, जिसका जो उद्देश्य है, इस फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया का जो उद्देश्य है वो है समुद्री खाद्य क्षेत्र में ईंधन संक्रमण का नेतृत्व करना। सीधा सा है, यदि एग्जाम में अच्छा से लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया है, इसमें INDE+ नामक परियोजना है, संबंध किससे है, इसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्री खाद्य क्षेत्र में ईंधन संक्रमण का नेतृत्व करना यह है। और जो हमारा जो CIFT है, जो केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, ग्लासगो में आयोजित फ्यूचर रेफ्रिजरेशन प्रोजेक्ट पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में इस परियोजना पर प्रकाश डाला गया है या इस परियोजना पर फोकस किया गया है, या आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारा प्रोजेक्ट है INDE+ नामक, ये स्वच्छ हरित प्रौद्योगिकी की ओर में भारत शीतलन एयर कंडीशनर के समर्थन करने वाली कई योजनाओं में शामिल है। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ याद रखना कि फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया है, इंडी परियोजना, इसका उद्देश्य समुद्री खाद्य से संबंधित है। और दूसरा जो हमारी ICAR है, CIFT है, इन दोनों को फ्यूचर रेफ्रिजरेशन प्रोजेक्ट की 26वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन जो ग्लासगो में हुआ था, इस पर इन दोनों परियोजनाओं पर फोकस भी डाला गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको बताता हूँ मैं, जो हमारा केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान है CIFT, इसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं W श्रीनिवास भट्ट। इसकी स्थापना 1957 में हुई है। इसका जो संचालन स्थल है कोची है, केरल में। इसके अन्य अनुसंधान केंद्र हैं वो है बेरावल गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और मुंबई महाराष्ट्र में भी। तो आपको पूछ सकता है फैक्ट के अंदर भी कि भाई केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान का जो इनका स्थल है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, तो कोची में। स्थापना 1957 में हुई, ये भी आप याद रखना। 6th क्वेश्चन, डेनमार्क के हैं हमारे विक्टर एक्सेलेशन और चीन के हैं ताइपे की ताई यूजिंग। इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 का पुरुष और महिला खिलाड़ी के लिए नामित किया गया है, जिनको इनमें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो वो हमारे मेल के अंदर भी है, वो हमारे फीमेल के अंदर भी है। मेल के अंदर हमारे डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेशन है और फीमेल में है चीन की ताइपे त्यूजिंग को चुना गया है। वर्ल्ड फेडरेशन, जो हमारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, उसके बारे में इसका मुख्यालय है कोलमपुर मलेशिया में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एक गणितज्ञ हैं निखिल श्रीवास्तव, इनकी एक ऑपरेटर थ्योरी है। उस ऑपरेटर थ्योरी के लिए इनको पहला सिप्रियन फॉयस पुरस्कार अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा इनको नामित किया गया है। तो अपने एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में सिप्रियन फॉयस पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है, तो हमारे गणितज्ञ हैं भारत अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को किया गया है। इससे पहले इनको और पुरस्कार के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। 14 में इनको जोर दिया था जॉर्ज पोलियर पुरस्कार। 2021 के अंदर ये इनको दिया गया है हेल्ड पुरस्कार। 2021 में इनको हेल्ड पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेंगलोर में एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, जिसका नाम है किनारा कैपिटल। इस किनारा कैपिटल ने हमारे भारतीय जो क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा,
उनको अपनी 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर भी के रूप में साइन किया है या नियुक्त किया है। तो ये याद रखना कि हाल ही में रविंद्र जडेजा को किस फिनटेक कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है, तो किनारा कैपिटल। किनारा कैपिटल कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर स्थित है। अगला है जोग्राफेटस जोगुएनिसिस, एक तितली की प्रजाति है। ये प्रजाति जो है हमारी सिक्किम के अंदर देखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। जोग्राफेटस जोगुएनिसिस पहले किस चीज़ की प्रजाति है? तो ये तितली की। कहाँ पर पाई गई? सिक्किम के अंदर। सिक्किम के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं यहाँ पे? फैमबोंग लहो अभ्यारण्य, पांगोलखा अभ्यारण्य, शिंगवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये नाम अटपटे हैं, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार इनका। जो अपने नॉर्मल जो होते हैं अभ्यारण्य, जैसे पन्ना वाले हुए, ये सारे हुए, यदि अपन याद रहते हैं, पर ये जो नाम है ये अटपटे हैं, तो अपन को बार बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे आईटीबीपी ने एक पर्वतारोही थे नोरबू बांगडू, इनके नाम पर लद्दाख पर्वत का नाम नोरबू बांगडू पीक रखा गया है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाल ही में किस पर्वत का नाम नोरबू बांगडू पीक रखा, तो लद्दाख पर्वत का नाम रखा। किसकी याद में रखा गया? एक पर्वतारोही थे नोरबू बांगडू, उनकी याद में। किसने ये नाम दिया? आईटीबीपी ने। ये आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी। दोस्तों सारी डायमेंशन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, मतलब रटनी नहीं चाहिए, चीज़ें सारी देखनी है कि भाई क्यों, कैसे और क्यों हुआ हर चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का 88 साल की उम्र में इनका हैदराबाद तेलंगाना में निधन हुआ। तो पूछ सकता है कोनिजेती रोसैया का, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध कहाँ से है, ये पूछ सकता है। इनका निधन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। इतना याद रखो बस, काफ़ी है। अगला, परमाणु हथियारों के एक अमेरिकी विद्वान है मार्टिन जे शेवरिन का वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर भी निधन हुआ। तो आप ये जनरली याद रखना कि मार्टिन जे शेवरिन का भी निधन यूएसए के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक किताब है, उसका नाम है 1971 जॉर्ज ऑफ द गोरखाओं एंड अंडर स्टोरीज़। इसकी जो रचना है विस्ट रावत के द्वारा ये लिखित है। इसके अंदर भारत पाकिस्तान की जो सच्ची घटनाएं हैं युद्ध की, उनको बताया गया है, और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो सीधा सीधा एग्जाम में अंदर क्वेश्चन आएगा कि भाई 1971 जॉर्ज ऑफ द गोरखाओं एंड अंदर स्टोरीज की रचना, किताब की रचना किसने की? तो बिस्ट रावत ने की। इसका संबंध किससे है? अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हैं उनकी सच्ची घटनाओं पर का एक खुलासा करती है, उनके बारे में बताती है। किसने प्रकाशन करा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमारे जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 सितंबर को मनाया गया है। ये नॉर्मल याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। जो आगामी जो कुछ वीडियो हैं उसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पर मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनके डेज़ के बारे में पूरी चीज़ बताई जाएगी। भाई मतलब कब क्या मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी इस वर्ष में जो 2021 के अंदर थीम क्या है, उन सारी बातों को और बताया जाएगा, पूरी चीज़ों को देखा जाएगा भाई नए नए क्या अपडेट हैं। तो उसकी वीडियो भी बाद में आएगी। अभी आप याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस है वो 4 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। नौसेना जो हमारा दिवस है 4 दिसंबर को, वेरी मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट, ये पेपर में सवाल आएगा ही आएगा ये वाला। तो 4 दिसंबर को बनाया गया। इसकी जो 2021 के लिए जो विषय है या जिसकी थीम बोलेंगे हम, वो है स्वर्णिम विजय वर्ष। सीधा परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2021 किस थीम पर या किस विषय पर मनाया गया? तो स्वर्णिम विजय वर्ष।
भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में देखो कुछ फैक्ट देखते हैं। जो भारतीय नौसेना है इसके नौसेना अध्यक्ष हमारे एडमिरल आर हरि कुमार। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली के अंदर। आदर्श वाक्य है इसका श नो वरुण, क्योंकि आज एग्जाम के अंदर यही पूछने लग गया है, तो आपको ये भी पता इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए भाई कौन सा क्या होता है। तो दोस्तों आज के ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज देखे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक ग्रुप में अपने शेयर कर दें, जिससे और लोगों तक भी चीज़ें सारी पहुंच जाएं।